नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा आने वाली है। 15 मार्च से इसकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो हम इसी के संबंध में हमारे वीडियो पहले भी हम जारी कर चुके हैं, सामान्य हिंदी और सामान्य गणित के। अब हम बात करते हैं हमारे सामान्य अंग्रेजी के क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, उनसे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या पिछली भर्ती परीक्षा में पीईबी की भर्ती परीक्षाओं में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चंस का लेवल रहता है, ये सारी जानकारी हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप वीडियो में पूरे बने रहें, हम पूरा वीडियो को पूरा देखें और आप उसमें ये देखेंगे कि किस तरह से हम आपके लिए ये सारे टॉपिक एक एग्जाम्पल के साथ कवर करने वाले हैं। ये अभी केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो बनाया गया है। इससे संबंधित एमसीक्यू और इस के हर टॉपिक के एमसीक्यू 500 एमसीक्यू आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 की। विषय है हमारा आज का सामान्य अंग्रेजी या जनरल इंग्लिश। तो अब हम जैसे ही हमारे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमारे सामान्य अंग्रेजी में आने वाले हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात हो और आर्टिकल्स ना आए, टेंसेस ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले इसमें आर्टिकल्स रहने वाले हैं, टेंस रहने वाले हैं, प्रपोजिशंस, आइडोमास एंड फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारे टॉपिक आपको इस वीडियो में हम जो है आपके लिए कवर करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को एक पुनः बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने पर और आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ने पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं देना होता। सारी क्लासेस, सारे वीडियोस आपके लिए फ्री लेकर आए हैं। तो हम बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल जैसा आप सभी जानते हैं, ए एन द 3 आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इंडेफिनेट में ए और एन आ जाते हैं। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पिछली भर्ती परीक्षा पीईबी में किसी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन था, सी इज प्रिपेयरिंग फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस फॉर टुमारो, स्पीच फॉर टुमारो। तो इसमें क्या आर्टिकल आएगा? इसमें ए आर्टिकल आएगा। ये सारे क्वेश्चन हम केवल एक सैंपल लेकर आए। ये जो क्वेश्चन है ये एक सैंपल है। ये इसकी डिटेल्ड सिलेबस, डिटेल्ड क्लास आपके लिए अलग से हम लेकर आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें तो एक आर्टिकल पूछा गया था। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। इस तरह से एक क्वेश्चन लिखा रहता है और क्वेश्चन है, इट वाज खालिस्तान इम्पॉसिबल टास्क फॉर हर टू क्लेम द स्टेप फ्लाइट ऑफ स्टेयर विद फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिक नी। तो आप में इसमें दो जगह खालिस्तान में आर्टिकल को पूछा गया है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, दो और दो से अधिक भी आर्टिकल इसमें किसी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर एन, और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में भी एन आने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं टेंस की। टेंस मतलब होता है काल। तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, यहाँ लिखा नहीं है तो आप यहाँ पर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस याद रखिए। आप पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अब आप देखने वाले हैं हर टेंस के चार चार सब पार्ट्स होते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, चार चार सब पार्ट्स होते हैं। और जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, और पास्ट टेंस के 4 पार्ट हैं, और फ्यूचर टेंस के चार चार पार्ट हैं। तो ये ऐसे मिला के टोटल टेंस कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब इनसे किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ये हम आगे हमारी स्लाइड्स में आगे बढ़ेंगे वीडियो में और देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ये टेंस का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था पिछली भर्ती परीक्षा में। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है और पूछा गया है कि उसमें उस कौन सी टेंस क्या उस सेंटेंस के हिसाब से क्या फॉर्म उसमें आने चाहिए। तो अक्षय फिल इन द ब्लैंक्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो इसका सही आंसर इसके अकॉर्डिंग आएगा गेट्स। याद रखिए आप, गेट्स। दो सैंपल क्वेश्चंस और आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये भी टेंस से संबंधित। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल फिल इन द ब्लैंक्स द प्रोजेक्ट। तो इसमें सही आंसर आएगा इसका हैव कंप्लीटेड। ऐसे ही एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल के लिए आपका लेकर आए थे। एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया था और पूछा गया था कि इसमें कौन, ये किस उसमें टेंस में आता है। तो इसका सही आंसर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिए आप,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस अगर इंग्लिश में आ रहे हैं तो आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्रीपोजिशंस होता क्या है, हमने आपके लिए लेकर आए हैं दो वर्ड्स के बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में ये एक संबंध को दर्शाता है। ये एक क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। तो ही वुड लाइक टू टेक ए फोटोग्राफ ऑफ अस, वुड यू कम एंड सिट फिल इन द ब्लैंक्स मी। तो इसमें सही आंसर आएगा बिसाइड। तो ये देखिए नाउन और प्रोनाउन के बीच में इसको यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे कि दो एक एक या एक से अधिक भी यहाँ पर प्रीपोजिशंस इस क्वेश्चन में आपको पूछे गए। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट इस वीडियो में। हम बात करते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश कुछ अलग नहीं है। बस ये क्या है कि हम हिंदी पढ़ते आए हैं बचपन से, और जो हिंदी मीडियम से उनको थोड़ा सा इंग्लिश में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन आइडियम्स एंड फ्रेजेस, जिस तरह आपने हिंदी में मुहावरे एंड कहावतें पढ़ी हैं, उसी को इंग्लिश में आइडियम्स एंड फ्रेजेस बोला जाता है। तो अभी ये किस तरह की होती है, देखिए। वेट ब्लैक एंड ब्लू, इसका अर्थ होता है अत्यधिक पिटाई करना। और इसको इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस आपके कुछ सैंपल लेकर आए। कैच ए स्ट्रो, इसका अर्थ होता है मदद पाना। इसको यूज कैसे करेंगे, टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट इवन फ्रॉम द इनसिग्निफिकेंट। ड्रॉ ए लाइन, मर्यादा तय करना। एंड इन स्मोक, कोई परिणाम नहीं निकलना। फिश इन ट्रबल वाटर्स, विषम परिस्थितियों का लाभ उठाना। देखिए अगर आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत आप उन शब्दों का ज्ञान रखते हैं, उन वर्ड्स का आप सब वोकेबलरी आप पढ़ते जा रहे हैं, तो आप ये सारे जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, आप बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे। ये सारी वो कहावतें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, यूज करते हैं। बस उनका एक्चुअल वर्ड, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये हम वहां पर नहीं देख पाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एक शब्द में उत्तर। उत्तर जिस तरह से हिंदी में एक शब्द में उत्तर होता है, उसी तरह से इसमें इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता है। बस बात ये आ जाती है कि यहाँ पर इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं, तो वो समझने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक क्वेश्चन था, ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, तो उसको क्या कहा जाता है, मिसोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये चार ऑप्शन से चारों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है, कौन से वर्ड्स को क्या कहा जाता है। देखिए आप यहाँ पर पढ़ लें और आप ये अनुमान लगा लें कि किस तरह के क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आने वाले हैं। ये पिछली परीक्षा में पूछा गया एक क्वेश्चंस था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंजक्शंस क्या होते हैं। कंजक्शंस होते हैं दो और दो से अधिक वर्ड, क्लॉज, फ्रेजेस और सेंटेंस के बीच को जोड़ने, कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है। कंजक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड भी यहाँ पर कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वी आर गोइंग टू वॉक इन द माउंटेन्स फिल इन द ब्लैंक्स प्ले फुटबॉल। तो उसका सही आंसर है और। तो अब ये देखिए, आप यहाँ पर दो वर्ड को या दो क्लॉज या दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का, कनेक्ट करने के लिए कंजक्शंस का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है और। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ, ये तीन वर्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं। तीनों का लगभग मिला जुला अंतर होता है। होमोफोन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन अर्थ या व्युत्पत्ति या वर्तनी में भिन्न होते हैं। उच्चारण तो एक जैसा होता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि टू, टू और टू, इन तीनों टू का अर्थ अलग अलग है, लेकिन बोलने में, उच्चारण में ये केवल टू ही बोले जाते हैं। याद रखिए, आप सभी जानते हैं, है ना। होमोग्राफ, होमोग्राफ की वर्तनी समान होती है लेकिन उनके अर्थ और या उच्चारण में भिन्नता होती है। होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम का उपयोग या तो होमोफोन या होमोग्राफ के संदर्भ में किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ यू मस्ट डू द वर्क। तो इसमें सही आंसर आएगा सम। देखिए हमने यहाँ पर आपको हिंदी में भी इसलिए डिस्क्राइब किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम आगे बात करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जिस तरह हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द होते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में या इंग्लिश में हम सिनोनिम्स या उनको एंटोनिम्स बोलते हैं। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, एक वर्ड दिया है उसका सिनोनिम पता करना है। तो सिनोनिम मतलब पर्यायवाची होता है। ऑटोनॉमी का पर्यायवाची फ्रीडम होता है। यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, इट मींस बीइंग फॉर फ्री टू वर्क अकॉर्डिंग टू वंस विल एंड चॉइसेस। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। अब गिव द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री। अब यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है, तो मिलिट्री का विपरीत या विलोम शब्द अर्थ होता है सिविल। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हम बात कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस पर किस पे जोर दिया जाता है, सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। दो क्वेश्चन हम पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं से आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ये क्वेश्चन था। इसमें ये क्वेश्चन एक दिया हुआ था, सेंटेंस दिया हुआ था,
तो उसमें पूछा गया था इसका आप एक्टिव वॉइस बनाइए। इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, आर यू राइटिंग ए लेटर। और यहाँ पर पूछा गया था विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना था। विल द पोजीशन बी एक्सेप्टेड बाय यू, जैसा कि हमने कहा था एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर जोर दिया गया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं एडजेक्टिव्स की, जैसे हिंदी में विशेषण होती हैं, इसी तरह से ये क्वेश्चन एडजेक्टिव से भी आता है। क्वेश्चन पूछा गया था सी कैन नॉट यूज हर खाली स्थान हैंड, तो डी फॉर्म्ड इसका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, तो ये इसका सही आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं। और स्पॉटिंग द एरर, ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस दिया होता है और उसमें पूछा जाता है कि इनमें से किस ऑप्शंस में एरर है, और यदि किसी भी उसमें एरर नहीं है तो आप उसको नो एरर पर मार्क करें। तो ये देखिए सेंटेंस हैज एन एरर, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो एरर को रखता है। इफ देयर इज नो एरर, यदि कोई एरर नहीं है, मार्क यू आंसर एज नो एरर। अगर किसी में भी कोई एरर नहीं है, सभी सही है, तो आप नो एरर पर अपना आंसर दें। तो ये चार ऑप्शंस थे आपके सामने, तो इसमें स्मार्टर ऑफ द टू, इसमें ये इनको एरर स्पॉट हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एरर से संबंधित पूछे जाते हैं। हम आगे बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन यहाँ पर पूछे जाते हैं, इनको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच कहा जाते हैं। जब हम कहने वाले शब्दों को वैसा का वैसा कह देते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और जब किसी के कहे हुए शब्दों को वैसे ही ना कहे जाए और उनका अर्थ ज्यों का त्यों कहा जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो हिंदी में हमारा यहाँ पर आपको समझाने का उद्देश्य केवल एक ही था, आप ये अच्छे से समझ जाए कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन था, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, चार ऑप्शंस में से चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्वेश्चन किसका है, इनडायरेक्ट स्पीच का। सेंटेंस गिवन बिलो, तो ये एक सेंटेंस है, इसके हिसाब से कौन सी एक इनडायरेक्ट स्पीच सही है। तो सेंटेंस क्या है, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू वी हियर दिस इवनिंग, तो इसके हिसाब से इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी वो हम देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से बनेगी द फेमस एक्टर सेड that it gave him great pleasure to be there that evening, वो उसी की बात को ज्यों का त्यों कहा गया किसी और इनडायरेक्ट तरीके से, तो उसका सही आंसर आपके सामने था। अगला क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन से आता है। एक सेंटेंस दिया होता है और उसमें क्या करेक्शन पूछेगा, तो इसमें पूछा है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आप ऐसा कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछी। देखिए आपने देखा स्पॉटिंग एरर का आया, और यहाँ पर अगला ये क्वेश्चन आया करेक्ट सेंटेंस का, तो इसके आंसर से ये सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से सही लिखा हुआ है। प्लीज गिव मी द रेड हैमर एंड ब्लू वन इज टू स्मॉल। तो दोस्तों यदि आप ये सारे नोट्स और इनसे संबंधित एमसीक्यू भी आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हम आगे बात करते हैं पैसेज। इस तरह की पैसेज जरूर पूछे जाते हैं, आपने हिंदी में भी देखे होंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इंग्लिश में भी उनको पैसेज कहा जाता है। एक कुछ इस तरह से लिखी हुई पैरा रहता है और उससे संबंधित तो उसको आपको पूरा पढ़ना होता है और उससे संबंधित क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सैंपल क्वेश्चन आपके लिए इस पैरा से, ये एक पीईबी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्सक्योरिटी। तो इसका मीनिंग क्या है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपका इसका मीनिंग समझ में आएगा। तो इसके हिसाब से इसका मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन, इनकॉन्स्पिशियस और अनइम्पोर्टेंट। तो अब आप देख रहे हैं इस तरह से इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद आप निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पैसेज के देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश में या सामान्य जनरल इंग्लिश में आपको जो भी टॉपिक कवर करने वाले होते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, वो हम आपके लिए पार्ट 1 में लेकर आए थे। जो भी टॉपिक अभी रह रहे हैं हम उसके लिए पार्ट 2 अलग से लेकर आएंगे, और उनमें पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, उदाहरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।